लेकिन अचानक सब खत्म। ये भी एक डरावना सपना था। फिर भी उसे बेचैनी होती है, इसलिए वो तुरंत में यी के कमरे में जाता है। उसे सही सलामत देखकर राहत की सांस लेता है और वापस अपने कमरे में लौट आता है। मगर जैसे ही लेटता है, फिर उसकी आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर दोबारा कमरे की ओर भागता है, लेकिन बिस्तर खाली मिलता है। तलाश करते करते तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर उसे मे यी दिखाई देती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके सपने में था। अगले ही सेकंड वो सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिर जाती है और वही उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद दाढ़ी वाला गैंगस्टर क्यांग से मिलने आता है और उससे 1 मिलियन की मांग करता है। वो कहता है कि उसने पहले ही अपना सारा पैसा दे दिया है, लेकिन सामने वाला किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं। वह क्यांग को धमकी देता है, अगर पैसे नहीं दिए तो उसका राज सबके सामने खोल देगा। घर लौटने के बाद अभी अभी हुई ब्लैकमेलिंग से वो गुस्से में था। दाम मी को मोबाइल में उलझे और ठीक से खाना न खाते देख सारा गुस्सा उसी पर निकाल देता है। लेकिन दाम मी भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो पलटकर चिल्लाने लगती है कि उसी के फैसले की वजह से उन्हें इस विला में आना पड़ा और अब उसे हर रात डरावने सपने आते हैं। आजीन बीच में पढ़कर कहती है कि झगड़ा मत करो, शियाओ मी परेशान हो जाएगी। ये सुनकर दाम मी और भड़क जाती है। उसे लगता है कि माता पिता सिर्फ शियाओ मी की परवाह करते हैं, उसकी नहीं। खाना खत्म करते ही वो अपने कमरे में चली जाती है। आधी रात को अकेले सो रही शियाओ मी अचानक डरकर जागती है और देखती है कि मर चुकी मे यी जमीन पर रेंगते हुए अपनी कब्र खोद रही है, जबकि उसके माता पिता और बहन पास खड़े बिना किसी भाव के उसे देख रहे हैं। अगले ही पल में यी बिस्तर तक पहुंचकर उसका पैर पकड़ लेती है। वो जोर से चीख पड़ती है, लेकिन ये सब सिर्फ भ्रम था। उसकी चीख सुनकर सब दौड़े चले आते हैं। वो कहती है कि आज रात वो जिन जिए के साथ सोना चाहती है। वो तुरंत मान जाती है। उधर अपने कमरे में लौटकर क्यांग की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अपने किए पर पछतावा उसे खाए जा रहा था, इसलिए उसने तय किया कि वो सच बता देगा। असल में शियाओ मी को बचाने के लिए उसने शियाओ जे को मार डाला था। दाढ़ी वाले गैंगस्टर से उसे खरीद कर उसका खून लिया गया, लेकिन ज्यादा खून निकल जाने से उसकी मौत हो गई। वो बार बार खुद को यही समझाता रहा कि उसने ये सब बेटी को बचाने के लिए किया। तभी दरवाजा खुलता है और शियाओ मी अंदर आती है। आजीन इशारा करती है कि वो उसकी गोद में आ जाए, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है, जैसे किसी दानव ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो और अचानक सब सामान्य। ये भी उसका भ्रम था। असल में आजीन गहरी नींद में सो रही थी। दरअसल उसने अस्पताल की नौकरी छोड़ी और नया घर इसलिए लिया ताकि अपने अपराध से भाग सके। दाढ़ी वाला आदमी भी उसे ब्लैकमेल इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे शियाओ जे की हत्या का सच पता था। दूसरी ओर जिन जिए शियाओ मी को सोते हुए देख रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। कॉल उसी गैंगस्टर की थी। उसे पता चल चुका था कि वो क्यांग के घर में नैनी का काम कर रही है और उसने कहा कि वो 2 घंटे में वहाँ पहुँचने वाला है। वो जिन जिए से कहता है कि पैसे पहले से तैयार रखे, वरना वो पुलिस को बता देगा कि उसने शियाओ जे को जिंदा दफनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पास अब इतने पैसे कहाँ थे। तभी उसे चुड़ैल की बात याद आती है। क्योंकि जुल्मात रिचुअल अधूरा रह गया था, वो दोबारा उसी के पास मदद मांगने जाती है। चुड़ैल अपनी शक्ति से जान लेती है कि शियाओ जे की मौत खून पूरी तरह निकाल लेने से हुई थी। चूंकि वो उस समय बलि का हिस्सा बन चुका था, उसके खून में दानव की ताकत आ गई थी और वही खून अब शियाओ मी के शरीर में है। इसलिए अगर शियाओ मी को जिंदा दफना दिया जाए तो रिचुअल पूरा हो सकता है, वरना जिन जिए को अकल्पनीय पीड़ा झेलनी पड़ेगी। लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए उसे जल्द से जल्द ये करना होगा। इसी वजह से वो क्यांग के घर नैनी बनकर आई थी, यानी शुरू से ही उसका मकसद कुछ और था। तभी अचानक चुड़ैल उसके पीछे प्रकट होती है और जोर से चिल्लाती है। जैसे ही आवाज गूंजती है, वो जो ट्रांस में खड़ी थी तुरंत होश में आ जाती है। पास रखी मेज अपने आप हिलने लगती है, मानो उसे दराज खोलने का इशारा कर रही हो। अंदर वही श्रापित